आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मणिपुर में उग्रवादियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में असम राइफल्स के कर्नल समेत 5 जवान शहीद हो गए। हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। उग्रवादियों ने सेना की यूनिट पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें कर्नल त्रिपाठी शहीद हो गए। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उग्रवादी संगठन पीएलए और एमएनपीएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मणिपुर में असम राइफल्स की टुकड़ी पर घात लगाकर बैठे उग्रवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें 46 असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी शहीद हो गए। साथ ही उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी और 5 साल के बेटे अबीर त्रिपाठी की भी उग्रवादियों के इस हमले में जान चली गई। इस हमले में उनके साथ मौजूद क्विक रिएक्शन टीम के 4 जवान भी शहीद हो गए। बताया गया कि कर्नल त्रिपाठी सुबह 10 बजे अपने परिवार और क्यूआरटी के साथ जा रहे थे, तभी बेहियांग पुलिस स्टेशन के इलाके में उनके काफिले पर यह हमला किया गया। आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे मणिपुर के उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ हो सकता है। इस हमले के बाद उस इलाके को सील कर दिया गया और हमले में शामिल उग्रवादियों की तलाश तेज कर दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले में शहीद जवानों को ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस हमले की निंदा की। Mass combing operation along with the paramilitary forces and the police commandos has started in the area to nab the culprit, and justice will be delivered. We'll definitely put them. कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने तस्करों के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। यही वजह है कि वो उग्रवादियों के निशाने पर थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने 18 मई 2021 को क्या कहा था। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जिस ड्रग्स का होता है वो है हेरोइन और दूसरा है मेथाम्फेटामाइन। मेथाम्फेटामाइन के काफ़ी कमर्शियल नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे कि याबा, WY जिसको वर्ल्ड इज योर्स बोलते हैं, बट एक्चुअल टैबलेट जो होता है वो मेथाम्फेटामाइन होता है और दूसरा एक हेरोइन। इसकी सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर स्मगलिंग होती है। हमने तकरीबन अगर बताऊँ तो मैं लास्ट ईयर, जो कि कोविड का साल था जिसमें FMR सस्पेंडेड था, आवाजाही बंद थी, उसके बावजूद हमने जो किया है वो तकरीबन 35 करोड़ का हमने सीज़र किया है और तकरीबन 40 बंदे हमने इसमें अप्रीहेंड किए हैं। और उससे पिछले साल में भी काफ़ी तकरीबन 40 से 50 करोड़ का हमने सीज़र किया है और इस साल भी अगर देखा जाए तो इस तरह के ऑपरेशन चल ही जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले से दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश हमारे बहादुर सुरक्षा बल के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्नल विप्लव त्रिपाठी की शहादत की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उनके घर पर मातम पसर गया। वहीं घर पर मिलने वालों का हुजूम लग गया। बताया गया कि कर्नल त्रिपाठी के छोटे भाई भी सेना में कर्नल हैं और कुछ दिन पहले ही वो बड़े भाई के परिवार के साथ दिवाली मनाकर मणिपुर से लौटे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कर्नल त्रिपाठी की शहादत को नमन किया। किसी लिंक से छोटा भांजा जो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल है उसके पास मैसेज आया। छोटे भांजे ने तुरंत इनकी यूनिट पे फ़ोन लगाया और बोला ये ऐसा है, क्या स्थिति है। तो बोले 7 कैजुअल्टी कन्फर्म है, जिसमें CO साहब, उनका पूरा परिवार और 4 जवान, इतनी कन्फर्म कैजुअल्टी है। हमारे एक छत्तीसगढ़ के अफसर शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत उस सीमा में, जाग भारत की सीमा में जाके उन्होंने शहादत दी है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और हमें गर्व है ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ महतारी की कोख से जन्म लिया। महाराष्ट्र के अमरावती में दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही, जिसके बाद पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा। वहां त्रिपुरा के हिंसा के विरोध में कुछ संगठनों को बुलाया गया। भारत बंद अचानक हिंसा और हंगामे में तब्दील हो गया था। लेकिन हिंसा का वो दौर दूसरे दिन भी नहीं थमा। अमरावती में उपद्रवियों की भीड़ सड़कों पर उतरी और जमकर बवाल किया। पहले दिन हुई हिंसा के विरोध में निकाले गए इस मार्च में भी वही नजारे देखने को मिले। उपद्रवियों ने पहले से ही बंद दुकानों और शोरूम को निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। लोग नियम कानून तो जैसे भूल ही गए। जमकर गुंडागर्दी की गई। उपद्रवियों के सामने जो कुछ आया उन्होंने उसी को निशाना बना लिया।
भीड़ के सामने वहां तैनात पुलिस भी लाचार नजर आई। सामने आई तस्वीरों में एक महिला पुलिस अधिकारी उपद्रवियों से लोहा लेती दिखाई दी, लेकिन उसकी कोशिशों का भी भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया। लेकिन हिंसक प्रदर्शनों के साथ महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा डाले। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक सामने आए और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जो लोग इस घटना में शामिल रहे होंगे, निश्चित रूप से पुलिस जांच करके जो भी दोषी होगा उन पे कार्रवाई करने का काम करेगी। सरकार ने भी किसी तरह की अफवाह से बचने और कानून व्यवस्था को हाथ में न लेने की अपील की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई एक मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर कर दिए गए। मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली कमांडरों के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ में भीमा कोरेगांव मामले में फरार 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिलिंद तेलतुमणे भी मारा गया। मुठभेड़ वाली जगह से 26 शव बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस ने मारे गए नक्सलियों के पास से 5 AK-47 समेत 29 हथियार भी बरामद किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताया और ऑपरेशन में शामिल पुलिसकर्मियों को बधाई दी। महाराष्ट्र पुलिस लगातार कोशिश करती रही है कि महाराष्ट्र से नक्सल मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो। लगातार हमले भी हमारे पुलिस बल पे होते रहे, कई जवान शहीद भी होते रहे, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन आज हुआ है उसमें बड़ी सफलता पुलिस बल को मिली है। हम सभी पुलिस वालों को बधाई देने का काम करते हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा में फैले प्रदूषण से अगले 1 हफ्ते तक लोगों को राहत मिलने के कोई आसार नहीं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कम से कम 18 नवंबर तक तो दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा में ही सांस लेने को मजबूर रहना पड़ेगा। जैसा कि बीते कुछ दिनों से देखने को भी लगातार मिल रहा है, क्योंकि राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया, जिस वजह से कई जगहों पर सुबह से ही स्मॉग छाया रहा। लोग घनी धुंध की वजह से दिन में भी हेडलाइट जलाकर सड़कों पर आगे बढ़ते दिखे। दिल्ली में धुंध का आलम यह है कि अक्षरधाम मंदिर सामने होने के बावजूद ठीक से नजर नहीं आया। धूप निकल गई है, बावजूद उसके अभी भी सब कुछ साफ नजर नहीं आ रहा और ये स्थिति 18 नवंबर तक इसी तरह से रहने वाली है। दिक्कत उन लोगों को भी बहुत ज्यादा हुई जो घर से बाहर निकले तो कसरत करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें प्रदूषण से 2-4 होना पड़ा। पोल्यूशन में कैसे ही एक्टिविटी करें, यही बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर सुबह टहलने वालों के लिए। कुछ इसी तरह के हालात इंडिया गेट के आसपास भी देखने को मिले। स्मॉग की मोटी चादर से इंडिया गेट घिर गया और थोड़ी ही दूर से पता लगाना भी मुश्किल हो गया कि आखिर वो है कहाँ। इंडिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इंडिया गेट और उसके आसपास आपको धुंध की एक चादर नजर आएगी। ये हालात राजधानी के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिले और जिससे न सिर्फ दिल्ली वाले परेशान हुए, बल्कि उसके आसपास यूपी के नोएडा और हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले लोग भी इस दम घोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए, क्योंकि नोएडा का सुबह का AQI स्तर 772 रहा। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आसमान में प्रदूषण इस कदर छाया दिखा कि सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ गई। ऊंची ऊंची इमारतें भी प्रदूषण की आगोश में दिखी। कई दिन से है, आज कुछ ज्यादा है, धुंध से आंखों में जलन होती है। कुछ इसी तरह के हालात गुरुग्राम में भी बने। रात का अंधेरा ढकने के बावजूद लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर चलना पड़ा। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भी लोग स्मॉग छाए रहने की वजह से कुछ इसी तरह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते नजर आए। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के आसपास है। सूरज निकल चुका है, उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में धूल छाई हो। हर रोज की तरह सूरज तो निकला, लेकिन आसमान प्रदूषण की चादर से ढका नजर आया। वहाँ कुछ दूरी के बाद क्या है ये पता लगाना भी मुश्किल दिखा। और इन हालात के फिलहाल सुधरने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे। देश भर में बढ़ते प्रदूषण पर नजर रखने वाली संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस पर बैठक भी हुई, जिसमें यह चर्चा हुई कि दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में मौसम और प्रदूषण आखिर कैसा रहेगा। बैठक में यह पता चला कि राजधानी में 18 नवंबर तक हवा में फैले प्रदूषण के कम होने के कोई आसार नहीं। उत्तर पश्चिम हवाओं के कमजोर होने और रात में मौसम के सामान्य होने की वजह से प्रदूषण के इसी तरह रहने के अनुमान की आशंका जताई गई है।
बैठक में यह भी साफ कर दिया गया कि आने वाला वक्त जो है यानी कि एक हफ्ता दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए प्रदूषण के लिहाज से काफी गंभीर रहने वाला है। ऐसे में सीपीसीबी की तरफ से सरकारी और निजी दफ्तरों को यह सुझाव दिया गया कि वो गाड़ियों के इस्तेमाल में कम से कम 30% की कमी करें। और इस बीच दिल्ली की लगातार बिगड़ती हवा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। दिल्ली एनसीआर में जहरीले हवा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरी हो तो दिल्ली में 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि प्रदूषण की वजह से लोगों को अपने घरों में मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण की वजह से हर रोज हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए सरकार कोर्ट को बताए कि वो इन हालातों से निपटने के लिए आखिर क्या कुछ जरूरी कदम उठा रही है। और इससे पहले केंद्र की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि किसानों पर दोष नहीं डाला जा सकता और फिर पूछा कि किसान पराली ना जलाए, इसके लिए सरकार ने आखिर क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि बैन के बावजूद पटाखों को जलाने से आखिर नहीं रोका जा सका। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के मुद्दे पर अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रदूषण से निपटने के लिए कई बड़े फैसले लिए। बैठक के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल 15 नवंबर से एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे ताकि बच्चों को जहरीली हवा से बचाया जा सके। इसके अलावा बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे और सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट दफ्तरों से भी अपील की है कि हो सके तो वो भी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करवाएं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की वजह से लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दिल्ली सरकार को दी थी, जिस पर केजरीवाल सरकार ने बताया कि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन वो हालात की समीक्षा यहां पर कर रहे हैं। उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। हरियाणा, पंजाब समेत पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली की वजह से दिल्ली की मुसीबत और बढ़ गई। दिल्ली में पहले ही हवा का हाल काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का सिलसिला जारी है। पंजाब के अमृतसर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां किसान खेत पर ही पराली को जलाते हुए नजर आए। हालांकि वहां के प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती करने का दावा किया, लेकिन किसानों ने भी अपनी मजबूरी की दलील देते हुए पराली जलाते दिखाई दिए। दिल्ली में अमूमन इस मौसम में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिसके पीछे पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार माना गया है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी इसे रोका नहीं जा सका है। राष्ट्रपति ने कई खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहां टोक्यो ओलंपिक्स में देश को मेडल दिलवाने वाले कई खिलाड़ियों को इस समारोह में राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। हरियाणा पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने 15 नवंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया। एसोसिएशन ने मांग की कि उन्हें मिलने वाले कमीशन में बढ़ोतरी की जाए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 13 किलो हेरोइन जब्त की। बताया गया कि हेरोइन एक सूटकेस में छिपाकर अबू धाबी के रास्ते नैरोई से लाई गई थी। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई गई। अपनी शादी के सालगिरह के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजस्थान के सालासर के बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। यूपी के मेरठ में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की रैली को प्रशासन की ओर से मंजूरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्हें ये रैली रद्द करनी पड़ी। हालांकि एमआईएम ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं नौचंदी ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर मंच सज चुका था। कल रात तक यहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम था। प्रशासन के इस फैसले से एमआईएम के कई कार्यकर्ता नाराज हो गए और उन्होंने प्रदर्शन भी किया। इसके बाद पुलिस ने रैली की इजाजत नहीं देने के पीछे की वजह बताई। ये गलती शुरुआती लेवल पर इनसे हुई। इन्होंने जो है जो जमीन का स्वामी है, जो ओनर है, उससे ही इन्होंने अनुमति नहीं ली थी। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की।
अमित शाह शनिवार शाम तिरुपति पहुंचे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया। इसके बाद अमित शाह तिरुमाला में वेंकटेश्वर मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस बीच अमित शाह और सीएम जगन मोहन रेड्डी पारंपरिक पोशाक पहने मंदिर में पूजा करते नजर आए। अमित शाह ने पूजा अर्चना करने के बाद एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। भगवान वेंकटेश्वर सभी को शांति और समृद्धि प्रदान करें। हॉलैंड में कोरोना के सख्त नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। हॉलैंड में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद सरकार ने वहां एक बार फिर कड़ी पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया। लेकिन लोगों का एक बड़ा वर्ग इस फैसले के विरोध में उतर आया और हंगामा शुरू कर दिया। राजधानी हेग में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल किया। लॉकडाउन के ऐलान से भड़के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी भी की। हालात इतने बिगड़ गए कि मोर्चा संभालने पहुंची पुलिस को आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन पुलिस की इस सख्ती के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़क पर ही डटे रहे। कई तो पुलिस से ही भिड़ गए। इस झड़प में कुछ प्रदर्शनकारी जख्मी भी हो गए। बाद में किसी तरह इन लोगों को वहां से हटाया गया, जबकि कुछ पर कार्रवाई भी की गई। यूपी के मथुरा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से इंजन के पास आग लग गई, जिसने जल्द ही एक बस के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में बस से तेज लपटें और धुआं निकलता दिखाई दिया। बीच सड़क पर बस को जलता देखकर आसपास से गुजर रहे लोग भी सहम गए। हालांकि बाद में पुलिस और दमकल की टीम वहां पहुंची और आग को बुझा लिया गया। इस बस में 29 यात्री सवार थे, जिन्हें ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए वक्त रहते ही उतार लिया। इस घटना में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई। दिल्ली में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर के बाहर हिंदू युवा वाहिनी नाम के एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के खिलाफ हुआ। आरोप है कि खुर्शीद ने इस किताब के जरिए हिंदुत्व की तुलना खूंखार आतंकी संगठन बोको हराम और आईसिस से की, जो कि सीधे तौर पर हिंदुओं का अपमान है। और यही वजह रही कि देश के कई हिस्सों में इस पर विवाद खड़ा हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें राजधानी में सलमान खुर्शीद के घर के बाहर से भी सामने आईं, जहां हिंदू युवा वाहिनी नाम के संगठन के कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गए और सलमान खुर्शीद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में बैनर लेकर ये प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेता के घर के बाहर पहुंचे। इस बैनर पर सलमान खुर्शीद की जो तस्वीर बनी थी, उस पर कालिख पोत दी गई और उन्हें जूतों की माला भी पहना दी गई। किताब सलमान खुर्शीद की आई, हिंदुत्व को लेकर जो कुछ उन्होंने लिखा, उसके बाद देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा है। सड़क पर उतरे इन लोगों ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे, उन पे ऐसे FIR हो और हिंदू संगठन को जवाब मिले। सलमान खुर्शीद के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर ये लोग आगे बढ़ते रहे। उन तख्तियों के जरिए कांग्रेस नेता का विरोध किया गया। क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्रिप्टो करेंसी के बाजार को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता है, जिसके लिए सरकार इस पर करीब से नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम भी उठाए जाने पर सहमति बनी। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक महिला की मौत के बाद कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया गया कि उस महिला ने कुछ वक्त पहले किसी दूसरे समुदाय के एक लड़के से शादी कर ली थी, जिसका शव अब संदिग्ध हालत में मिला। जिसके बाद कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर जमकर बवाल किया, तो वहीं सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ा तो दूसरे पक्ष के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस मारपीट की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि कुछ लोग एक दुकान के अंदर घुस गए और वहां तोड़फोड़ की। दुकान के अंदर रखा फर्नीचर उठाकर बाहर फेंक दिया। हालांकि बाद में वहां पुलिस पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा, उसके हिसाब से और जो लोग और लिख के देंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी तैनात कर दिए गए ताकि फिर हंगामा खड़ा न हो। जोशीमठ में भारत चीन की सीमा को जोड़ने वाली सड़क फिर बंद हो गई। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत और चीन की सीमा को जोड़ने वाली सड़क फिर बंद हो गई। इस हाईवे पर पहाड़ से मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिससे रास्ता पूरी तरह ठप हो गया। हालांकि हादसे के बाद सीमा पर सड़क बनाने का काम करने वाली संस्था BRO की टीम हाईवे से मलबा हटाने के काम में जुट गई।
दिल्ली के धौला कुआं में 2 बच्चों के माता पिता कोरोना के बाद स्कूल खुलने की खुशी में बैंड लेकर पहुंचे। बताया गया कि इस परिवार के ये 2 बच्चे पहली बार स्कूल गए थे। हरियाणा के कई जिलों में मिड डे मील योजना के तहत काम करने वाली कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी। वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों पर सभी लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई लोगों का 5 से 6 महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला, जिससे वो बड़ी मुसीबत में हैं। कोरोना के फैलने की रफ्तार कम होने के बाद मेक्सिको के मशहूर बलून फेस्टिवल फिर से शुरू हो गया। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित रहे मेक्सिको में लंबे वक्त तक बड़े आयोजनों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन हालात सुधरने के बाद इस फेस्टिवल को फिर शुरू किया गया। वहां के लियोन शहर में सैकड़ों की भीड़ बलून फेस्टिवल में जुटी। लोग अपनी गाड़ियों में बड़े बड़े बलून लाद कर पहुंचे और इस समारोह में हिस्सा लिया। सामने आई तस्वीरों में वहां बड़े बड़े बलून हवा में उड़ते नजर आए। काफी वक्त बाद लोग भी वहां पहुंचकर खुश नजर आए। Muy bonito, súper organizado, súper limpio todo, los espacios están súper। दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी इस फेस्टिवल की रौनक कम नहीं हुई। आसमान सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा नजर आया। इस समारोह में दुनिया भर के लोग वहां पहुंचे, जो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे और आसमान की ऊंचाइयां नापेंगे। 1947 में मिली देश की आजादी को भीख बताने वाले कंगना रनौत के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कई शहरों में उनका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें मुंबई भी शामिल है। शहर के अंधेरी इलाके में कांग्रेस नेता संजय निरुपम समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने कंगना के विरोध में नारे लगाए। उन्होंने अंधेरी रोड को पूरी तरह बंद करने की कोशिश की। वो रास्ते को इस वक्त बंद किया गया है कांग्रेस के विरोध के चलते। कांग्रेस का ये विरोध साफ तौर पे कंगना रनौत के खिलाफ हो रहा है। कंगना के विरोध में प्रदर्शनकारी पर्चे लेकर आए, जिन पर बनी कंगना की तस्वीर पर उन्होंने क्रॉस का निशान लगा दिया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कंगना रनौत पर शहीदों के अपमान का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। वो वहां एक पुतला लेकर पहुंचे और उन्होंने कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग रखी। उन लोगों ने उस पुतले के सिर पर कंगना की तस्वीर चिपका दी और फिर बीच चौराहे पर उस पुतले में आग लगा दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के करीब 1.5 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी करेंगे। इस मौके पर योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जमा किए जाएंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रेलवे स्टेशन के नाम के रानी कमलापति के नाम पर रखने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख के जनजाति का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के गोरखपुर में एक चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर हो रहे हमले का जवाब देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। गुस्से में खानदान किसको याद आता है, गुस्से में परिवार किसको याद आता है, क्योंकि वो जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने 2007 में उनके ऊपर हुए हमले का जिक्र किया और विपक्ष को निशाने पर लिया। आप याद करिए 2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के द्वारका में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर एटीएस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली के द्वारका से, जहां पर एटीएस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और जानकारी ये मिल रही है कि बदमाश इसमें घायल हुआ है। इस पर कई मामले भी दर्ज थे बदमाश पर। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, और क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, काफी समय से ये बदमाश एक्टिव था और ये बताया जा रहा है कि काफी लोगों से स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुका था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की जो द्वारका एटीएस है वो काफी समय से इसके पीछे लगी थी। इसके आने का इनपुट मिला था, जिसके बाद द्वारका में इसको घेरा गया था
और बाकायदा पुलिसकर्मियों को एक पूरी प्लानिंग के तहत इसको पकड़ना था और इसी वजह से पूरा ताना बाना बुना गया था। जिसके बाद अरमान जब वहां पर पहुंचा तो उसने स्नैचिंग की एक कोशिश की थी और उस कोशिश के दौरान पुलिस ने उसको घेर लिया और जिसके बाद उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। ये बताया जा रहा है कि जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी है, उसके पैर में गोली लगी है। उसके बाद उसे घायल हालत में उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का ये अनुमान है कि इसने कई दर्जन भर से ज्यादा जो झपटमारी की वारदातें हैं उनको अंजाम दिया है और इसका कैच काफी बड़ा माना जा रहा है। तो बिल्कुल इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। दीपक, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे दिल्ली के द्वारका से, जहां पर बदमाश घायल हुआ है। काफी समय से इस बदमाश की तलाश थी जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के कई इलाकों से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां समय से पहले हुई भीषण बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें अलास्का राज्य से भी सामने आई। जहां इतनी बर्फ गिरी कि सड़कें बर्फ से ढकी नजर आईं। सबसे ज्यादा मुसीबत तो अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में रहने वाले लोगों के सामने खड़ी हुई। बताया गया कि वहां लगभग 16 से 18 इंच तक बर्फ गिरी, जिसकी वजह से लोगों के घरों के बाहर सड़क पर कहीं भी बर्फ के ऊंचे ऊंचे टीले बन गए। गलियां, सड़कें और गाड़ियां सब पर बर्फ की चादर बिछ गई। इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि लोग भी हक्के बक्के रह गए। आसमान से बर्फ की आफत बरसने से रास्तों पर बर्फ के ढेर लगते चले गए। हालांकि सड़कों पर जमा हो रही बर्फ को हटाने के लिए कई गाड़ियां भी अपने काम में जुटी दिखी। कुछ लोग मौसम में अचानक हुए इस बदलाव का मजा उठाते भी दिखे। बिहार के पूर्णिया से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की सरेआम सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त रिंटू सिंह सड़क किनारे एक दुकान के सामने खड़े थे। तभी एक लड़का पिस्तौल लहराता हुआ उनके करीब पहुंचा और बिल्कुल पास से उनके सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर वहां भगदड़ सी मच गई और रिंटू घायल होकर जमीन पर लुढ़क गए। इसके बाद उस बदमाश ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर वो अचानक मुड़ा और जमीन पर घायल पड़े रिंटू के पास पहुंचकर उन्हें 2 और गोलियां मार दी, जिससे उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते वो बदमाश वहां से फरार हो गया। इस वारदात के बाद इलाके में कोहराम मच गया। हत्या से गुस्साए परिजन और आसपास के लोगों ने शव को सड़क पर रखकर उसे जैम कर दिया। इस दौरान थाने का घेराव कर आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। वहीं वारदात के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूछना चाहिए हमारे बेटा के इंसाफ हमारे बेटा के ले हत्या के बाद हो रहे बवाल को संभालने के लिए इलाके में भारी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई, जबकि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने शव के साथ प्रदर्शन कर रहे परिजनों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। लगातार छापेमारी चल रही है, कुछ नाम चिन्हित हुए हैं और बहुत जल्द इसमें गिरफ्तारी होगी। बताया गया कि पुलिस सीसीटीवी वीडियो के जरिए हमलावर की तलाश में जुटी है। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में एक लैंडफिल में मचा संग्राम दूसरे दिन भी जारी रहा। लैंडफिल यानी जिस जगह कूड़े को डंप किया जाता है। एक दिन पहले ये बवाल तब शुरू हुआ जब प्रदर्शन के समय एक शख्स की मौत हो गई और दूसरे दिन भी लोगों ने उस प्रदर्शनकारी की मौत पर जमकर हंगामा किया। ट्यूनीशिया की सरकार ने अपनी पुलिस और सुरक्षा बल के कई जवानों को वहां उतारा, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ के आगे वो सब बेबस नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने ही कई जगहों पर खूब आगजनी की। हंगामा कर रहे लोगों ने हाईवे को जैम करने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन उनका भी भीड़ पर कुछ खास असर नहीं हुआ। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी भी हुई। असल में कई साल से इस लैंडफिल को बंद करने की मांग उठाई जा रही थी, जिसे मानते हुए वहां की सरकार ने सितंबर में बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद कूड़े को डंप करने के लिए नई जगह नहीं दी गई। फिर वहां इतना कूड़ा जमा हो गया कि इस लैंडफिल को दोबारा खोलना पड़ा, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। दिल्ली एनसीआर की हवा में फैले प्रदूषण से अगले 1 हफ्ते तक लोगों को राहत मिलने के कोई आसार नहीं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कम से कम 18 नवंबर तक तो दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा में ही सांस लेने को मजबूर रहना पड़ेगा। जैसा कि बीते कुछ दिनों से देखने को भी लगातार मिल रहा है, क्योंकि राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया, जिस वजह से कई जगहों पर सुबह से ही स्मॉग छाया रहा। लोग घनी धुंध की वजह से दिन में भी हेडलाइट जलाकर सड़कों पर आगे बढ़ते दिखे। दिल्ली में धुंध का आलम यह है कि अक्षरधाम मंदिर सामने होने के बावजूद ठीक से नजर नहीं आया। धूप निकल गई है, बावजूद उसके अभी भी सब कुछ साफ नजर नहीं आ रहा और ये स्थिति 18 नवंबर तक इसी तरह से रहने वाली है। दिक्कत उन लोगों को भी बहुत ज्यादा हुई जो घर से बाहर निकले तो कसरत करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें प्रदूषण से 2-4 होना पड़ा। पोल्यूशन में कैसे ही एक्टिविटी करें, यही बहुत बड़ा चैलेंज है।
खासकर सुबह टहलने वालों के लिए। कुछ इसी तरह के हालात इंडिया गेट के आसपास भी देखने को मिले। स्मॉग की मोटी चादर से इंडिया गेट घिर गया और थोड़ी ही दूर से पता लगाना भी मुश्किल हो गया कि आखिर वो है कहाँ। इंडिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इंडिया गेट और उसके आसपास आपको धुंध की एक चादर नजर आएगी। ये हालात राजधानी के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिले। और जिससे न